बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह एक अज़ीम साने से गुज़री है इतवार की शब, और जो साने हरीपुर है हज़ारा उसके अंदर से गुज़री है, और जिसमें एक इंतहाई दर्दनाक वाक़या पेश आया जो कि शाखसाना है हुकूमती दहशतगर्दी और रियासती दहशतगर्दी का, जिसकी मिसाल शायद पाकिस्तान में किसी भी वाक़े के साथ नहीं जोड़ी जा सकती। गुज़िश्ता हफ्ते मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस था जो 12 रबीउल अव्वल के दिन अपने मकामात से होता हुआ हवेलियाँ की जानिब जा रहा था, जिसके ऊपर रास्ते में शेलिंग की गई। उसी 12 रबीउल अव्वल के जुलूस को दोबारा करने के लिए हमने ऐलान किया यहाँ रबीउल अव्वल शरीफ 12 रबीउल अव्वल शरीफ की शब को कि हम वहाँ जाकर मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस करेंगे। जिसको रोका गया उसको दोबारा करेंगे वहीं पर। वो जुलूस अपने मकाम से चला और इंतहाई शानदार तरीके से, बल्कि हज़ारा की तारीख़ का सबसे बड़ा जुलूस मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो अपने मकाम की तरफ रवां दवां था, जो तकरीबन इंतहाई फासला तय कर चुका था कि खोलियाँ बाला के करीब जब वो पहुंचा तो उसके ऊपर शेलिंग स्टार्ट कर दी गई। जब वो शेलिंग होने लगी तो उसके बाद हालात की कशीदगी देखते हुए और सारे मामला देखते हुए 3 किलोमीटर पहले ही जुलूस को इख्तिताम कर दिया गया और जुलूस को वापस मोड़ लिया गया। वो हदूद जहाँ दफ़ा 144 लगी हुई थी, वो हदूद जहाँ पर इंतज़ामिया कह रही थी कि यहाँ नहीं आना, उस हदूद से तकरीबन 2.5 किलोमीटर पहले हमारी हदूद अभी आधा किलोमीटर पहले तक थी जहाँ हम जा सकते थे, लेकिन हमने उससे पहले अपनी ख़त्म कर दी। लेकिन बिला इश्तियाल शेलिंग का सिलसिला जारी रहा और उसके बाद जुलूस को वापसी की तरफ मोड़ दिया गया। और जब जुलूस वापसी की तरफ मुड़ा तो उसके ऊपर पीछे से कारकुनान के ऊपर, पूरे जुलूस के ऊपर गोलियां, शेलिंग और इंतहाई दर्दनाक तरीके से जितने भी कारकुनान शहीद हुए उनको पीछे से गोलियां मारी गई। किसी को सर में लगी, किसी को कमर में लगी और आर पार, और जितने भी ज़ख्मी हुए सबको गोलियां पीछे से लगी। और अगर किसी ने पीछे मुड़कर देखा तो उसको सामने माथे पर, सीने पर गोली मार दी गई, और जो वहाँ पर हाथ में आया उसको पकड़कर गोली मार दी गई। ये इतना दर्दनाक वाक़या है कि इसके लिए अल्फाज भी बयान नहीं हो रहे कि कैसे इसको बयान किया जाए। और ये क्या हुआ, रात के अंधेरे में, मगरिब तक कोई चीज़ नहीं थी, बिल्कुल अपने अमन के साथ नारे लगाते हुए हर तरीके के साथ तमाम चीज़ें होते हुए जुलूस अपनी मंजिल की तरफ था। और मगरिब का वक्त जैसे ही गुज़रा उसके बाद शेलिंग भी स्टार्ट हो गई, लाइट्स भी ऑफ़ कर दी गई, दाएँ बाएँ की जनाब जितनी लाइट थी वो भी बुझा दी गई, और एक अंधेरे में रख कर इतना शदीद ये सराय साले तक सिलसिला किया गया कि कुछ समझ से बाला था कि आगे से भी आहो बका की आवाज़ थी, पीछे से भी आवाज़ थी, और एक गोलियों का सिलसिला था। ना अपने की तमीज़ रह रही थी ना बेगाने की, और जनाब गोलियां बरसाई जा रही थी बारिश की तरह। तो उस सिलसिले में आज आप सबको बुलाया गया है कि हम आपको कुछ हक़ाइक़ दिखा सकें कि ये क्यों हुआ है और किसने किया है, और ये वाक़या क्यों कर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर पेश आया है। उसकी पहली वजह तो यह है कि मुकम्मल तैयारी थी कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को एक फ़िरका वाराना फ़साद के ज़रिए पूरे मुल्क में इश्तिहाल दिलवाया जाए, और फिर ये इश्तिहाल उठे और इससे जिसको भी जो फ़ायदा मिल सकता है वो ले, और उसके बाद मुल्क के अंदर एक हंगामों की सूरत बपा हो जाए। पहली इसकी वजह तो हमारे सामने ये है। और दूसरी बात यह है कि फ़िरका वाराना फ़साद या कोई भी नस्ली और कौमी फ़साद हो,
इसके ऊपर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बिल्कुल भी यकीन नहीं रखती और आज तक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान किसी भी फ़िरका वाराना फ़साद के अंदर ना कभी मुलव्विस हुई है, ना कभी इसका ज़हन है। क्योंकि जो हमारा नज़रिया है, जो हमें हमारे कायद ने नज़रिया दिया है, उससे किसी मुसलमान को इख्तलाफ नहीं है और किसी भी कलमा गो इंसान को इख्तलाफ नहीं है। तो ये जानबूझकर एक बहुत बड़ी साजिश थी जिसके तहत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को उसके अंदर धकेलने की कोशिश की गई। और दूसरी बात यह है कि हालिया दौरे जो हमारे मुल्क के ज़िम्मेदारान बैरून मुल्क करके आए हैं, वो क्या ये मुआहदे करके आए हैं कि अब इन लोगों को जान से मारना है और जब ये इश्तियाल में आ जाएं और इनको कल फिर ये पूरे मुल्क में एक फसाद और जनाब एक एहतजाज की फ़िज़ा बुलंद हो और एक दूसरे को मारा जाए और उसके बाद एक बड़ा एहतजाज पूरे मुल्क में बपा हो और उसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कलअदम किया जाए। ये उसकी तरफ परसों रात का एक कदम था जिसको तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की क़यादत ने बड़ी बाखूबी तरीके से भांप कर अपने कारकुनों को उस दलदल से निकाल कर और बाहिफाजत घरों तक पहुँचाने की कोशिश की, लेकिन वो कोशिश नाकाम करने के लिए भी उनके ऊपर गोलियां बरसाएंगी। ये एक इतनी बड़ी साजिश है कि अगर इससे बेनकाब किया जाए तो पता लग जाएगा कि पाकिस्तान का दुश्मन कौन है और पाकिस्तान को गैर मुतज़लज़ल कौन करना चाहता है। और एक वो जमात जिसका उन चीज़ों से ताल्लुक़ ही कोई नहीं, उसको उसकी तरफ धकेलना कौन चाहता है और बिला वजह उनके कारकुनान को शहीद करवा कर कौन चाहता है कि इस मुल्क के अंदर इश्तियाल पैदा हो और इस मुल्क के अंदर एक अफरा तफरी पैदा हो और इस मुल्क को दोबारा उसकी तरफ धकेला जाए जिससे किसी का मफाद जुड़ा हुआ है। और इस सारे वाक़े के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि पाकिस्तान में हकूक़ सबके हैं, तमाम सियासी जमातों के हैं, तमाम चीज़ों के हैं, हर चीज़ का हक़ है। लेकिन अगर हक़ नहीं है तो दीनी लोगों का नहीं है, अगर हक़ नहीं है तो मजहबी लोगों का हक़ नहीं है, और हक़ नहीं है तो तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के कारकुनान का हक़ नहीं है, इसके ज़िम्मेदारान का हक़ नहीं है। और कोई हाफिज़ कुरान है तो उसका हक़ नहीं है, कोई आलिम दीन है तो उसका हक़ नहीं है, कोई बैंक अफसर है या किसी भी शोबा है फ़िक्र से वकील है, जज है, ताजिर है, किसी भी तबका है फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता है, अगर वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है तो उसका कोई हक़ नहीं है, वो इनके नज़दीक बिल्कुल भी इंसान नहीं है। और ये हुलिया जिसमें हम आपके सामने बैठे हुए हैं, दाढ़ी और पगड़े के हुलिये में, ये हुलिया जिसका दिल चाहे, जिस वक्त दिल चाहे, जहाँ दिल चाहे, इस हुलिये वालों को जितना खून बहाना चाहे वो बहा दे, रात के अंधेरे में चाहे, दिन की रोशनी में चाहे वो बहा दे, और जहाँ दिल चाहे गोलियाँ बरसा दें, जहाँ दिल चाहे शेल बरसा दें, जहाँ दिल चाहे उठाकर जेलों में बंद कर दे, जहाँ दिल चाहे दहशतगर्दी के मुकदमों में बंद कर दिया जाए, जब दिल चाहे 4 शेड्यूल में डालकर इनको पाबंद सलासिल कर दिया जाए। और जनाब इस सोच और इस फ़िक्र के रखने वालों को ये सोचना होगा और इनके ख़िलाफ़ जो साजिश कर रहे हैं उनको ये सोचना होगा कि हम मुल्क को किस तरफ लेकर जा रहे हैं और ये जो कुछ हो रहा है ये चाहत किसकी है, ये किस का एजेंडा है कि वो हमें इस सतह पर लेकर जाना चाहता है और हमारे खून को इतना अर्ज़ां समझकर दिन ब दिन बहाया जा रहा है और उसकी कीमत भी नहीं। यानी यहाँ शुहदा के जनाजे हों, किसी को दिखाने की इजाज़त नहीं, सच्ची बात यह है। और यहाँ शहीदों की गिनती किसी को बताने की इजाज़त नहीं, यहाँ ज़ख्मी अभी भी पड़े हुए हैं अस्पतालों में, किसी को उनको जाकर देखने की इजाज़त नहीं। और पोस्टमार्टम के लिए 48 घंटे हो गए हैं, तमाम जगह पर हम बॉडीज़ लेकर तमाम सरकारी अस्पतालों में, मजिस्ट्रेट की अदालतों में फिर रहे हैं कि हमें कोर्ट ऑर्डर दें ताकि हम इनका पोस्टमार्टम करवा सकें। वो कोर्ट ऑर्डर नहीं दिए जा रहे, वकला सुबह से लेकर शाम तक कचहरियों में बैठे हुए हैं, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है कि ये हुआ क्या है और ये जुल्म आपके साथ किसने किया है, क्यों हो रहा है। और इसके बाद हमारे उल्टा सबसे बड़ी बात यह है कि उल्टा जिनको शहीद किया गया है उनके ऊपर FIR दर्ज करनी शुरू कर दी हैं। मतलब इसका तो जवाज़, अगर हम वहाँ धरना देकर बैठते, हम अपनी हुदूद से तजावज़ करते, या हमारी जो रेड लाइन या उन्होंने कहा यहाँ दफ़ा 144 है यहाँ आप नहीं आ सकते, हम वहाँ जाते तो कोई समझ आती। जुलूस अपने अख्ताम करके वापस जा रहा है तो उस पर गोलियाँ किसने बरसाई हैं और क्यों बरसाई हैं और किस वजह से बरसाई हैं, ये इतना बड़ा सवाल है मुल्क के तमाम इदारों से।
मुल्क के आर्मी चीफ से, मुल्क के चीफ जस्टिस से और जनाब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से, मुल्क के वो तमाम वज़ीर आज़म से, वज़ीर आला से, वज़ीर दाखिला से, वज़ीर ख़ारजा से, मुल्क के तमाम बड़े मतलब कलीदी ओहदों पर बैठने वालों से ये सवाल है कि ये क्या हुआ है आपके नीचे, आपकी बसने वाली रियाया के अंदर। और यहाँ पर उस रूट के ऊपर सिग्नल्स बंद कर दिए गए, उस रूट के ऊपर जब गोलियां बरसी उसके रूट के ऊपर लाइटें बंद कर दी गई, लाइट बंद कर दी गई, उस रूट के ऊपर आने जाने वाले लोगों को रास्ता बंद कर दिया गया। हालांकि रास्ता ना हमारे जुलूस की वजह से रुका है, ट्रैफिक भी चलती रही है और लोग भी आते जाते रहे हैं, लेकिन उससे पहले, उस वाक़े से पहले करने के किसने आगे से जाकर ट्रकों को रास्ता बंद कर दिया और तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के जल्दी निकलने का रास्ता भी रोके रखा, जिसको 3.5 घंटों बाद कारकुनान ने पूरा जोर लगाकर उन गाड़ियों को रोड से हटाकर अपना रास्ता वापसी का साफ किया, जाने का नहीं। ये एक इतने बड़े सवालात हैं जिसका जवाब इस मुल्क के तमाम ज़िम्मेदारों को देना पड़ेगा, वरना ये बदमाशी कि जनाब जिसका जब दिल चाहे वो मार दे और जिस को मार दे कोई तमीज़ किए बगैर, ये दुनिया में। और देखें सबसे बड़ी बात कि टारगेट किलिंग करके मारा गया है, लोग पीछे से जा रहे हैं, आप देखें हमारे शुहदा को कि उनके सरों में फायर लगे हुए हैं और फायर 30 बोर का है। मुझे ये बताएं 30 बोर से फायर टारगेट किलर के अलावा कोई मार सकता है सर में? ये एक सवाल है बहुत बड़ा कि छोटे पिस्टल से, देसी साख्ता पिस्टल से 30 बोर के फायर हमारे कारकुनों के सरों में लगे हुए हैं और बड़ी गनों के भी फायर हैं, वो आर पार हो चुके हैं जिस्मों के अंदर से, और टारगेट कर करके एक एक को टारगेट कर करके वहाँ फायर मारे गए हैं। तो ये टारगेट किलिंग के सिलसिले की तरह, बिल्कुल इस तरह जिस तरह टारगेट किलर्स किसी को टारगेट करके मारते हैं, इस तरह कारकुनान का वहाँ खून बहाया गया और उनको शहीद किया गया, उनको ज़ख्मी किया गया, उनकी हाल बेहाल नहीं किया गया और सबको पीछे से गोलियाँ मारी गई। ये थे जी हमारे उस साने की रोयदाद और खोलियाँ बाला, ये वो जगह है और जहाँ तक हमारा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जुलूस पहुँचा। और एक बहुत बड़ी साजिश हवेलियाँ में, हवेलियाँ तो भाई उससे 3 किलोमीटर है, हवेलियाँ की तो हुदूद भी नहीं शुरू होती, एबटाबाद भी वहाँ से, एबटाबाद ज़िला की हुदूद वहाँ से शुरू नहीं होती, जहाँ तक हम गए हैं वो भी आगे पुल क्रॉस करें तो आगे जाता है, तो हम तो पुल के पहले दुआ करके वापस आ चुके हैं। तो ये साजिश की जा रही है जी हवेलियाँ वहाँ पे फिरका वाराना था, भाई हम वहाँ गए ही नहीं, वहाँ पर दफ़ा 144 है ही नहीं, वहाँ पर कोई मसला है ही नहीं, हम तो पहले अपना जुलूस ख़त्म करके वापस हो रहे हैं और जुलूस ख़त्म करने से पहले ही उन्होंने शेलिंग स्टार्ट कर दी और आवाज़ें आने लग पड़ी। हमारे पास वो वीडियोज़ भी हैं, वो लोग चलाएंगे कि जब हम ऐलान कर रहे हैं कि हम वापस जा रहे हैं और हमने ख़त्म कर दिया, वापस चलो। ये शाह साहब भी ऐलान कर रहे हैं, मेरा भी ऐलान मौजूद है ज़िम्मेदारान का, उसके अंदर फायरिंग की आवाज़ बाकायदा सुनी जा सकती है कि उस वक्त फायर खोल दिया गया कि आप आगे क्यों नहीं आ रहे, आप उस जगह पर क्यों नहीं जा रहे जहाँ पर फसाद है, आप यहाँ से वापस क्यों जा रहे हैं। तो हमारा जुलूस ज़्यादा किलोमीटर बनता है, 4 किलोमीटर, लेकिन हम एहतियातन कह रहे हैं कि 3 किलोमीटर कन्फर्म हम वहाँ से अपने मकाम से, जहाँ पर भी वो जुलूस का मसला था, हवेलियाँ बाज़ार उससे भी आगे जाता है जहाँ का मुआहदा हुआ है। हवेलियाँ बाज़ार मेन जीटी रोड से उससे भी अंदर है, लेकिन मेन हवेलियाँ बाज़ार जहाँ से हवेलियाँ शुरू होता है वहाँ से भी 3 किलोमीटर पहले हमने जुलूस ख़त्म किया। और ये एक बहुत बड़ा सानिया गुजरा है और जानबूझकर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को इस आग में धकेलने की कोशिश की गई है, लेकिन इंशाअल्लाह वो हर चेहरा बेनकाब होगा जिसने तहरीक के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये बहुत बड़ी साजिश की है। बहुत शुक्रिया। आप वीडियोस, मेरा ख्याल है कि आप सारे वीडियोस देख लें, उसके बाद आपके जो सवालात होंगे वो कर लें। शाह साहब, फिर उसके बाद जो वाक़यात हुए। वो आगे करेंगे ना सवाल।
आपके पास वीडियोस हैं सारी? पहले दिन जब 1 मिनट 12 रबीउल अव्वल के दिन ये खाना पहले दिन पेश आया, जब आप इधर से लाहौर में, तो उस वक्त भी शेलिंग हुई, उस वक्त भी आपके कारकुनान जख्मी हुए, जबकि आपको भी पता है कि मुतनाज़ा इसको एरिया डिक्लेयर किया गया, जिसकी वजह ये सारा क्लैश हुआ। आप लोगों ने जानबूझ के फिर दोबारा ही ईद मिलादुन्नबी का जुलूस उसी रास्ते पे क्यों गामजन किया, शुरू किया, जबकि आपको पहले पता था यहाँ पे क्लैश है, मुतनाज़ा है। आप लोग माशरे में इस तरह की तकलीफ ना पैदा हो, पुरअमन रहा जाए, जैसा कि पहले ही आपके ऊपर और पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के ऊपर तनकीद होती है, ये मुतशद्दिद लोग हैं, रिजिड लोग हैं, सख्त हैं, ये अपने मौक़िफ़ से पीछे निकले। कहीं ये ज़िद और अना का मसला, कहीं पे इंसानी जानों को इतना नुकसान हो रहा है, कोई और रास्ता भी तो अपना सकते थे आप, क्या वहाँ पे कोई और रास्ता नहीं था जिसके ऊपर ये जुलूस ले जाया जा सकता? भाई जहाँ पर मसला है, जहाँ पर क्लैश है, जहाँ से उससे 3 किलोमीटर पहले जुलूस ख़त्म हो चुका है। जहाँ का मुआहदा है, जिस रोड के ऊपर जहाँ मसला हुआ है, जहाँ शेलिंग हुई है, उससे 3 किलोमीटर पहले जुलूस ख़त्म हो चुका है। अभी क्या बात करते हैं? अच्छा आबिद साहब, ये बताएं कि आपने जब कॉल दी थी इतवार के रोज 12 रबीउल अव्वल को ये हुआ, उसके बाद इतवार के रोज आप कॉल देते हैं कि रबीउल अव्वल का जो जुलूस है दोबारा निकाला जाएगा, क्या इंतजामिया की जानिब से आपसे कोई राब्ता किया गया किसी किस्म के मुज़ाकरात के लिए? अब जब कारकुनों पर शेलिंग शुरू की जाती है, उससे पहले अपनी इंतजामिया जो है वो राब्ता किया, और अब जो आप पेश होता है उस हवाले से कोई मुकदमा दर्ज हुए अभी कहा? हमसे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मरकज़ी सतह पर किसी ने भी रब्ता नहीं किया। हमारी मकामी क़यादत से रब्ता किया DC, और उनके साथ उनके मुज़ाकरात हुए। उन्होंने ये बात की कि हमारी ये हुदूद हैं, यहाँ तक हम आएँगे जुलूस को लेकर, और यहाँ इसके बाद वापस चले जाएंगे। और उन्होंने कहा जी ठीक है। उससे आगे उन्होंने कंटेनर्स लगा दिए और अपनी हद को बंद कर दिया, ठीक है। और वहाँ तक हम गए और वहाँ से वापस लौट आए। ये बात इंतज़ामिया को भी पता है और सबको पता है, ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है कि वहाँ तक कंटेनर्स उन्होंने लगा दिए कि ये आपकी हदबंदी है। हम वहाँ से दुआ करके वापस लगे, जैसे ही वापस चले इन्होंने पीछे से गोलियाँ खोल दी। यही तो सवाल है कि वो मुतनाज़ा नहीं है भाई। जहाँ पर हमने मिलाद शरीफ का जुलूस किया वो मुतनाज़ा जगह है ही नहीं। वो मुतनाज़ा तो उससे 3 किलोमीटर आ गया, और वो भी तनाज़ा ये नहीं है कि वहाँ जुलूस नहीं, वो बाज़ार के अंदर जाने का मसला है। जहाँ पे मुतनाज़ा है उससे 3 किलोमीटर पहले एक चौक है, हवेलियाँ चौक से 3 किलोमीटर पहले हमने किया है। जो मसला है तनाज़े का वो हवेलियाँ बाज़ार का है कि आप बाहर हवेलियाँ तक जा सकते हैं। ये इंतज़ामिया की तरफ से हमें था कि आप हवेलियाँ तक चले जाएं और जाकर जुलूस करें। हमने हवेलियाँ से भी 3 किलोमीटर पहले अपना जुलूस ख़त्म करके वापस आए हैं। ना किसी की ज़िद का मसला है, ना किसी की अना का मसला है। आपने निशानदेही किया है कि ये कुछ साजिशी नासिर थे, वो साजिशी नासिर कुछ स्टेट एक्टर थे या नॉन स्टेट एक्टर थे जिनको आप भांप रहे हैं? भाई जिसने भी जो होना था वो हो गया। फ्यूचर में आप क्या कर रहे हैं? क्या इसी तरह मुजाहरे करेंगे, कोई धरना देंगे, या कोर्ट से रजू करेंगे, कोई जुडिशल कमीशन में लगाएंगे? देखें, हमारा तो कल से ये मुतालबा है कि इस सारी चीज़ को सामने लेकर आया जाए। जिन्होंने भी हमें गोलियां मारी हैं वो बावर्दी थे, कोई नॉन स्टेट इस मुल्क के हमें मारने वाला नहीं था। जिन्होंने गोलियां मारी हैं वो बावर्दी थे, वो वर्दियां पहन कर आए, ये उनकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है।
ठीक है। वहाँ पर हमें गोलियां मारने वाले सारे बावर्दी थे जिन्होंने हमारे कारकुनान को गोलियां मारी हैं। और आप क्या समझते हैं कि हमें पीछे से ये खबर आ रही थी कि वहाँ गोलियां मारी जा रही हैं? हम तो ये देख रहे थे सामने कि ये गोली चल रही है, ये गोली चल रही है, ये सामने हमारे शख्स खड़ा हो गए। हम निहत्ते हैं भाई, हम निहत्ते हैं, वो सामने शख्स खड़ा होकर गोलियां चला रहा है। मैं खुद खड़ा होकर देख रहा हूँ कि वो सामने गोलियां चला रहा है और मैं इनसे कह रहा हूँ कि भाई अपनी स्पीड बढ़ाओ, यहाँ से निकलो, ये तो गोलियां चला रहे हैं। और जैसे ही हमने स्पीड बढ़ाई उन्होंने और तेज़ फायरिंग शुरू कर दी और फिर आगे से रास्ते रोक दिए। दूसरी बात ये आपने कहा कि अगला लाएअमल, वो हमने अपनी जनरल बॉडी का इजलास शुदा का इजलास बुला लिया है तहरीक लब्बैक का कल, और इंशाल्लाह उसके बाद ऐलान करेंगे कि अगला लाएअमल क्या होगा। और दूसरा एक सवाल किया था कि मुकदमात का, भाई मुकदमात हमारे ऊपर दर्ज हो रहे हैं। हमारा तो आपको बताया ना पोस्टमार्टम हो रहा है, ना कोई दरख्वास्त लेने के लिए तैयार है। हमारे जो ज़ख्मी हैं जिनको अस्पतालों में लेकर गए हैं उनको जाकर बेडों के साथ हथकड़ियाँ लगा दी गई हैं, जिनको गोलियां फायर लगे हुए हैं। हम तो माशाल्लाह 400-500 किलोमीटर दूर बैठे हैं, जो अल्लाह जानता है आप जब क्या हुआ है। जब एक दफ़ा जुलूस निकला है, तब दूसरी दफ़ा क्यों निकला है, और जो तनाज़ा एरिया 3 किलोमीटर वहाँ कौन से लोग हैं जिनकी वजह से रेड लाइन एरिया था जिसके 2 या 3 आपके साथ ही किया गया, और तीसरा खुदा की इफेक्ट ला के और तजुर्बे में क्या बता रहे हैं? आपको ये सारे सवालात तो जिन्होंने रोका है वो बताएं कि रेड एरिया। मेरे नज़दीक पूरा पाकिस्तान में कोई भी एरिया रेड लाइन नहीं है। ये तो वो बताएंगे कि जिनको उस रेड एरिया से मसला है कि वहाँ कौन बसते हैं या वहाँ क्या मामलात हैं या वहाँ उन्होंने क्या कर रखा है जिसमें आप और मैं मिलादुन नबी का जुलूस नहीं लेकर जा सकते। ये तो वो लोग बताएंगे। हमारे नज़दीक तो पाकिस्तान की हर गली में मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस निकाला जा सकता है, कोई इसके ऊपर पाबंदी नहीं है। और दूसरी बात है कि हमारे शहदा की तादाद 3 है, ठीक है, जो की तादाद है जो बुलेट से ज़ख्मी है वो 13 अफराद हैं, ये मुकम्मल तादाद। अच्छा आप सर, मेरे सवाल के 2 क्वेश्चन हैं। एक, आपका वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें आप पूरे मीडिया को लानती करार दे रहे हैं। ये बिल्कुल उसी तरह की लाइन है जिस तरह इमरान खान को गुस्सा एक चैनल या चंद एंकर्स पर होता है तो पूरे मीडिया को। जब आप जैसी हस्ती पूरे मीडिया को लानती करार देती है या मीडिया की किरदार को मशकूक करार देती है तो पूरे मीडिया पर एलिगेशन लगता है, आपके कारकुनान में भी इश्तिहार आता है। काइंडली आज आप बैठे हुए हैं, मौके को गनीमत जानते हुए उन चंद चैनल्स और उन एंकर्स और तजज़ियाकारों का नाम बता दें जिन पे आपको गुस्सा है, ताकि पूरा मीडिया ब्लैकलिस्ट ना हो और पूरे मीडिया को ये एलिगेशन ना लगे काली पेरे हैं। एक ये, और एक सवाल मुकम्मल कर देखें, बात होती है सरबराह के साथ। हमें तो यही पता है कि आपके पाकिस्तान में सबसे बड़ा साफ़ी या उन लाइनों में गिने जाने वाले साफ़ी आमिर मीर साहब हैं, ऐसे ही है। आप उनको साफ़ी मानते हैं? पहले तो आप जवाब देना कि आपके यहाँ से साफ़ी कौन है। हमारे यहाँ तो आप सारे साफ़ी हैं, सारे साफ़ी हैं पूरे हम तो सबको साफ़त की नज़र से देखते हैं। आप कैमरामैन हैं या साफ़ी हैं या न्यूज़ रिपोर्टर हैं, बीट रिपोर्टर, आप उनको साफ़ी मानते हैं? पहले तो ये बताएं। अगर आप सारे उनको ऑन करते हैं फिर मैं अगली बात करता हूँ। अच्छा, आप उनको ऑन करते हैं, आपने उनकी ट्वीट पढ़ी है? आप ये मुझे बताएं कि वो कह रहे हैं जो इनके साथ हुआ है अच्छा हुआ है, तो मैं उसको लानती ना कहूँ तो और क्या कहूँ? तो भाई वो आपका सरबराह है ना। नहीं, हमारा सरबराह। अच्छा, आपका सरबराह नहीं, ठीक है, ठीक है, आपका सरबराह नहीं है, वो लानती है। अब देखिए ना, फिर आप बात करें, आपका सरबराह नहीं है, ठीक है, अगली बात। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये सवाल का कि आज आपके जिस तरह इमरान खान थोड़ा सा इस्टेब्लिशमेंट का उनका हाथ उनसे पीछे चलता है तो थोड़ा सा बुतलाहट का शिकार है। आज आप भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में महासर के साथ घबराए हुए लग रहे हैं। हमें वो लब्बैक का मीर नजर नहीं आ रहा जो अलामा खादी हुसैन रिजवी के दौर में थे और वो एक दबंग अंदाज में थे। ऐसा लग रहा है आपको इल्तिजा कर रहे हैं, जुल्म भी आपके साथ हुआ है। भाई मुझे ये बताएं, मेरी बात सुन, मेरे साथ जुल्म हुआ है, मेरे जुल्म को ना आप दिखा सकते हो, मेरे जुल्म को ना आप बता सकते हो। मेरे कारकुन को जहाँ चाहे, जिस अंधेरे में चाहे, जहाँ चाहे कोई मार दे, मैं बताओ कहाँ जाऊँ? मेरा एक सवाल है पूरे दुनिया से कि यहाँ अक़लियत के कुत्ते को पत्थर भी लगे ना तो पूरी दुनिया चीख उठती है। यहाँ पर कोई भी मामला हो जाए, मीडिया भी दिखाता है, सोशल मीडिया भी सारी चीज़ें दिखाता है। हम तो हर जगह बैंड हैं, हमें तो दिखाया नहीं जाता। आप मुझे बताएं कि मैं अभी दबंग अंदाज में कहता हूँ कि आओ सारे निकलते हैं बाहर एहतजाज करते हैं, मेरे पास 10 लाशें और आ जाएंगी, मैं कहाँ जाऊँगा? मैं सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटकाने के लिए, मैं मजिस्ट्रेट के पास सुबह से बैठा हूँ कि मुझे एक ऑर्डर कर दो कि ये लाश है, इसका पोस्टमार्टम, ये कहाँ है शहीद साहब, ये मुबशर साहब, ये
ये हैं, इनके मुझे सिर्फ ऑर्डर दे दो कि मैं इनका पोस्टमार्टम इसी मुल्क से करवाना है ना, मैं कहीं जाके इंडिया से तो नहीं करवा सकता, अफ़गानिस्तान से तो नहीं करवा सकता, इसी मुल्क के किसी मुझे एविडेंस चाहिए कोर्ट में जाने के लिए, मुझे ये पोस्टमार्टम चाहिए। सुबह से लेकर कभी वो लाश को गायब करने की कोशिश करते हैं, कभी वो एम्बुलेंस के ड्राइवर को उठा लेते हैं, कभी वो जो लोग लेकर जा रहे हैं उनको पकड़ लेते हैं। मुझे बताओ मैं कहाँ जाऊँ? आप बताएं, आपके नज़दीक इस वक्त तक तहरीक लब्बैक के शुहदा की तादाद 50 से ऊपर हो चुकी है, एक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। यार मरे तो हैं ना, शहीद हुए हैं ना, सबके सामने इस मुल्क में, बताएं हम कहाँ जाएं? किसके पास? एस्टेब्लिशमेंट पे मैं 1000 बार लानत भेजता हूँ। आगे बात करें। बात ये नहीं है, बात ये है कि हमें सारे ही मारने वाले हैं, सबके नज़दीक हमें जालिम करके दिखाया जाता है, हमसे बड़ा मजलूम ही कोई नहीं है। मुझे बताएं, जिसके नज़दीक पूछो वो कहते हैं आप ऐसे हैं। अब बताएं, हम मजलूम बन रहे हैं फिर भी आपको बुरा लग रहा है। साहब एक चीज देखिएगा, केपीके के अंदर जो है वो जो हुकूमत है वो पीटीआई की है, पुलिस की जो है वो पीटीआई की है, और पीटीआई तो पहले ही पर तालिबान के साथ जो है लड़ाई कर रही है। आपके ऊपर हमला करके अपने लिए एक नया मसला खड़ा करने की वो क्या जरूरत है? आपको लगता है वो तीसरी पार्टी तो भाई जो कि तीसरी पार्टी जो तहरीक इंसाफ की मकबूलियत से कायम है, वो आपकी मकबूलियत को संभाल करके तहरीक इंसाफ के मुकाबले में खड़ा करना चाहती है? भाई हो सकता है ना, तो ये हुकूमत का काम है ना, ये भी हो सकता है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि हर वो शख्स हो सकता है जो कोई भी इस मुल्क में खेल खेलना चाहता है, हो सकता है, कोई ऐब नहीं, लेकिन उसको सामने किसने लाना है? मैं तो नहीं जानता उनको, मैं तो वहाँ जिम्मेदारों का तयन नहीं कर सकता। हुकूमत किसकी है? खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत किसकी है? पीटीआई की है ना, तो उनका काम है कि उनको सामने लेकर आए। भाई वो तो उल्टा हम पर FIR दे रहे हैं, उनका काम है ना कि जिनको शहीद किया गया क्यों किया गया, ये तो उनका काम है, सामने लेकर आएँ। वो DC को बुलाएं, DPO को बुलाएं कि ये गोली क्यों चली है। आप इंतजार करेंगे अगर आपको इंसाफ नहीं दिया जाता तो टाइम पे? भाई सब कुछ करेंगे, सब कुछ करेंगे। हमसे गिला ये दिया जाता है कि आप आखिरी लाइन पे पहले चले जाते हैं। हमने ये कहा कि हम पहली लाइनें भी छू लेते हैं, जिनमें देखा जाए कि हो सकता है यहाँ से इंसाफ मिल जाए। हम कोर्ट में भी जाएंगे, जुडिशल कमीशन की भी इंक्वायरी भी लगवाएंगे, सारा कुछ करेंगे, और उसके बाद हालात तक जाएंगे अपने इंसाफ के।